जैसे ही सिया ने दरवाजा खोला, दीदी को सामने देखकर उसका दिल धक से रह गया। अंदर आने दोगी या यहीं खड़ी रहूं? अरे सॉरी दीदी, आओ। सिया जल्दी से अलग हटकर खड़ी हो गई। दीदी पूरे आत्मविश्वास व अधिकार से अंदर आ गई। इधर उधर नजरें घुमाई। सिया समझ गई वह किसे खोज रही है। बोली, साहिल ऑफिस गए हैं। मैं साहिल को नहीं देख रही हूँ, दीदी ने खिसिया कर कहा। मैं देख रही हूँ, कितना अस्त व्यस्त कर रखा है तूने घर को। अभी बच्चे गए हैं स्कूल, मैंने सोचा किचन का काम निपटा लूँ, तब यहाँ समेटूंगी। आप अचानक? हाँ, मैंने सोचा सरप्राइज देती हूँ। अच्छा किया, बैठिए चाय बनाती हूँ। सिया के जाते ही वह जरबत सामने लगे साहिल की फोटो को देखने लगी। वह और साहिल दो शरीर एक प्राण थे। पूरे कॉलेज में उनके प्रेम प्रसंग की चर्चा थी, लेकिन तीव्र बुद्धि सुधा व औसत दर्जे का साहिल पढ़ाई में अच्छा परिणाम देते थे, इसलिए अध्यापक व अभिभावकों को उनके नज़दीकियों से विशेष परेशानी न थी। वह पढ़ाई में अव्वल रहती, साहिल उसके नोट्स पढ़कर पास हो जाता। सुधा को साहिल की विकलता और दीवानगी अपूर्व सुख देती। वे साथ पढ़ते, घूमते। कुछ देर गंभीरतापूर्वक पढ़ने के बाद उनकी चुगलबाजी शुरू हो जाती, लेकिन वे अपनी सीमा जानते थे, जिसे पार करने का उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। कभी कभी व्यग्र होकर साहिल कहता, चलो शादी कर लेते हैं, साथ पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे। साहिल, अपनी मंजिल तय किए बिना मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। साहिल जब कभी उसके घर आता, सुधा की छोटी बहन सिया पूरे समय उसे चिपकी रहती। साहिल जी, आप तो हीरो दिखते हैं, आपकी तो हर अदा निराली है। काश दीदी की जगह मैं आपकी गर्लफ्रेंड होती। अच्छा, अब तू चलती बन यहाँ से, हमें पढ़ाई करने दे। रात में जब वह सुधा से साहिल के बारे में पूछती तो वह उसे चिढ़ाती। लगता है तेरा दिल साहिल पर आ गया है। हाँ दीदी, वे मुझे अच्छे लगते हैं, वह साफ गोई से स्वीकार करती। बात आई गई हो गई, किंतु किसे पता था साहिल सिया की ही झोली में जा गिरेगा। सुधा फाइनल की तैयारी में व्यस्त थी। साहिल को काफी समय अपने पिता के व्यापार में साथ देना पड़ता था। एक दिन वह आंखों में आंसू भरे सुधा के सामने आ खड़ा हुआ। सुधा घबरा गई। क्या हुआ साहिल? मेरी माँ को हार्ट अटैक आया है, उनके पास समय कम है, वे मेरे सिर पर सेहरा देखकर मरना चाहती हैं, हमें जल्द से जल्द शादी करनी होगी। बहुत दुख हुआ यह सुनकर साहिल, लेकिन मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। मैं किसी कीमत पर शादी नहीं कर सकती, मेरी मरती हुई माँ की कीमत पर भी नहीं। यह तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, उन्हें इस तरह बेवजह जिद करनी ही नहीं चाहिए। फिर तुम्हारी खुद कोई नौकरी नहीं है, वे बिजनेस से लाखों इनकम का हवाला दे रहे हैं। सुधा, शादी कर लो, शादी के बाद भी तुम तैयारी कर सकती हो। सुधा के इनकार करने पर उसने कहा, तुम्हें नहीं, लेकिन मुझे तो अपनी जन्मदात्री की अंतिम इच्छा की परवाह है, मैं किसी और से शादी कर लूँगा। साहिल कहकर जाने लगा। रुको साहिल, सुधा ने आवाज़ लगाई। क्या हुआ अब? जाते हुए साहिल पलटा। सामने सुधा खड़ी थी, आंखों में आंसू, उत्तेजना में थर थर कांपती। तुम मेरी बहन से शादी कर लो। सुधा, तुम ऐसे प्रस्ताव रखोगी, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। तुम कहीं और शादी करो, उससे अच्छा है तुम मेरी बहन को अपना लो, वह तुम्हें पसंद करती है। साहिल, मैं अपने सपनों से समझौता नहीं कर सकती। साहिल वहां से लौट गया, किंतु मृत्युशैया पर पड़ी अपनी माँ का अनुरोध वह नहीं टाल सकता था। सुधा शादी न करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी, इसलिए साहिल ने सिया से शादी के लिए हाँ कह दी। दोनों की शादी हो गई। सुधा विवाह होने तक वहां उपस्थित रही, फिर कहीं चली गई। उसने दुख कष्ट गम दरकिनार कर दिन रात परिश्रम किया और 2 वर्ष के अंदर एसडीएम बनकर अवतरित हुई। जहां वह पोस्टेड थी वहां से साहिल व सिया का घर पास ही था। साहिल वहां बैंक में था। उसने शादी के बाद अपने परिश्रम से इस नौकरी को हासिल किया। इधर सुधा प्रशासनिक नौकरी, घर गाड़ी, नौकर चाकर की भीड़ में भी स्वयं को नितांत अकेला पाती। सपना पूरा होने का संतोष कपूर बनकर उड़ गया। जीवन में खालीपन, सूनेपन, असंतोष ने अपना साम्राज्य पसार लिया। पता नहीं किस तृष्णा में आकर वह साहिल व सिया के जीवन में दखल डालने पहुंच जाती। बड़े यत्न से खुद को सिया के पति के रूप में स्वीकारने का साहिल का सपना धराशायी हो जाता। वह सिया के घर बेधड़क पहुंच जाती और उसे सूचित करती, मैं और साहिल जरा बाहर घूमने जा रहे हैं, कुछ बातें करनी है। एहसान तले दबी सिया अपने विवश पति को दीदी के साथ जाते देखती रहती। साहिल शर्मिंदा महसूस करता। किसी बढ़िया होटल में अच्छे लंच के बीच में वह रोना रोती। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है साहिल, मैंने तुमसे कितना अनुरोध किया था, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा के चलते तुमने मेरी एक न सुनी। लेकिन बहन के लिए मैंने यह त्याग किया। तुम्हारी बहन ने कभी मुझे तुमसे छीनने का प्रयास नहीं किया था। यह तुम थी जिसने शादी के लिए ना किया था। मैं तो विवश था, मुझे शादी करनी ही थी। साहिल, मैं जो तिल तिल जल कर मर रही हूँ उसका क्या? तुम्हारी बहन अब मेरी पत्नी है, अग्नि के फेरे लिए हैं मैंने उसके साथ, अब उसके साथ मैं धोखा क्यों करूँ? कैसा धोखा? वह मेरे एहसान तले दबी है। तुम यदि मुझे पत्नी का स्थान दोगे तो वह कुछ भी नहीं करेगी। तुम पागल तो नहीं हो गई हो सुधा?
साहिल, तुम भूल गए हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। तुम मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते थे। हाँ, लेकिन अपने प्रति मेरी भावनाओं को तुमने ही आहत किया। मेरे सपने तुमने तोड़े और तुम्हारी बहन तक पहुंचने का रास्ता तुमने ही मुझे दिखाया। तुम सच कह रहे हो साहिल, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की। सब कुछ पाकर भी मेरी दशा एक भिखारन सी है। कुछ करो साहिल, मुझे अपना लो। लेकिन कैसे? कंप्लेन हो जाएगी। हम दोनों ही सरकारी नौकरी में हैं। अरे 9:30 बज गए, चलो, सिया प्रतीक्षा कर रही होगी। इतनी चिंता है सिया की और मेरी। सुधा सुबकने लगी, लेकिन साहिल उसे खींचकर घर ले आया। सचमुच सिया खाना बनाकर इंतजार की मुद्रा में बैठी दोनों को संकित निगाहों से घूर रही। सुधा ने लापरवाही से कहा, अरे तुम अभी तक बैठी हो? हम दोनों तो खाकर आए हैं। लेकिन साहिल मुंह बनाए बैठी सिया के पास उसके हाथ की बनी रोटी खाने बैठ गया। सुधा ने उसे अप्रसन्नता से देखा, फिर सोने चली गई। इसी प्रकार सुधा अक्सर छुट्टियों में बहन के घर आकर उनके शांत जीवन में खलल डालने का प्रयास करती। साहिल का दोष मात्र यह था कि वह कभी उससे बहुत प्यार करता था। सिया पर वह उसके प्यार को छीन लेने का बेबुनियाद आरोप लगाती। कुछ वर्षों में सिया दो प्यारे बच्चों मीठी व अंश की माँ बन गई। सुधा खूब रोई कि प्यार वह उससे करता है, लेकिन गृहस्थी उसकी बहन बसा रही है। आज भी सुधा साहिल से मिलने आई थी। सिया चाय लेकर पहुंची। दीदी, तुम्हारी छुट्टी है क्या? हाँ, 3 दिन की। सोचा साहिल से मिल आओ, सुधा ने जवाब दिया। वह कभी सिया और बच्चों का नाम नहीं लेती थी और बड़ी साफ गोई से स्वीकार करती थी कि उसे केवल और केवल साहिल से मतलब है। सिया उसकी हिम्मत और धैर्य की दाद देती कि 7 वर्ष बीत गए, लेकिन फिर भी वह साहिल से सकारात्मक उत्तर की आस लगाए बैठी थी। उसे बुरा भी लगता, लेकिन साहिल ने कभी उसका निरादर नहीं किया तो वह कैसे करती। खाना खाकर सुधा ने गहरी नींद ली, फिर बढ़िया ड्रेस पहनकर गहरा मेकअप करके ड्राइंग रूम में बैठकर साहिल की प्रतीक्षा करने लगी। उसने स्कूल से लौटे मीठी अंश के मौसी मौसी की रट और बाल सुबह प्रश्नों को भी अनसुना कर दिया। साहिल ने बाहर से ही सुधा की आवाज़ सुन ली थी। वह जितना अपनी गृहस्थी में रमने का प्रयास करता, सुधा की उसको पाने की ललक उतनी ही बढ़ती जा रही थी। उसने नैतिकता अनैतिकता सब ताक पर रख दी थी। साहिल को देखकर प्रसन्न सुधा उससे लिपट गई और इतराकर पूछा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बच्चों, पत्नी की घूरती आंखों के सामने सुधा का यह आचरण साहिल को जरा भी नहीं भाया। उसने धीरे से परे हटाया। तुम्हें बताकर आना चाहिए, यदि हम घर पर न होते तब की तब देखी जाती। कैसी लग रही हूँ? सुंदर। सुबह आई? हाँ, तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद। तुम फ्रेश होकर आओ, चाय तैयार है। आज मैंने सिया से कहकर तुम्हारे लिए समोसे बनवाया है। शाम की चाय के समय सुधा ही ज़्यादा मुखर थी, बाकी सब शांत थे। सुधा का प्रयास यह था कि साहिल का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। वह उससे पहले की भांति प्यार की अपेक्षा करती थी, जो अब कतई संभव नहीं था। वह अकेले साहिल के साथ बाहर घूमना चाहती थी। उसने कई बार निश्चय किया कि इसी प्रकार अकेले कहीं जाकर वह खुद को साहिल को सौंप देगी। वह ना नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बार साहिल ने उसके अकेले बाहर घूमने के प्रस्ताव को ही नकार दिया। सुधा उससे बात करने को बेचैन थी। खाना बनाती सिया से उसने कहा, बच्चों को होमवर्क कराने बैठाओ, मुझे साहिल से अकेले में कुछ बातें करनी है। लेकिन उसके पापा ही उसकी होमवर्क में मदद करते हैं। पापा पापा नहीं सुनना चाहती मैं, हटाओ उन्हें वहाँ से, सुधा ने विषैले स्वर में कहा। सिया ने किसी तरह बच्चों को पापा के पास से बुला लिया। साहिल बाहर लॉन में चहलकदमी कर रहा था। सुधा लपक कर वहाँ पहुँच गई, लेकिन उसके ठंडे रवैये से रुष्ट हो गई। साहिल, तुम में पहले जैसी बात नहीं रही। कैसी रहेगी? अब मैं विवाहित हूँ, 2 बच्चों का बाप हूँ। तुम्हारी पत्नी बच्चों की चर्चा से मैं ईर्ष्या से जल जाती हूँ। तुम्हें अकेले पाना चाहती हूँ। सुधा, कभी कभी मुझे संदेह होता है कि तुम एक दायित्वपूर्ण अधिकारी के पद पर हो। तुम्हारी बातें सपने बचकाने हैं। तुम्हें बच्चों और सिया के सामने संयमित आचरण करना चाहिए। तुम सिया और बच्चों को रखो, बस मुझे पत्नी के अधिकार दो, मैं इतना ही चाहती हूँ। खाना तैयार है। तभी सिया ने उनकी बातों में खलल डाला और साहिल की जान बच गई। सिया का मूड भी ठीक नहीं था। रात में बच्चों के सोते ही वह साहिल पर फट पड़ी। दीदी मेरे और बच्चों के सामने प्रेम का स्वांग करती हैं और आप उनको समझाने के बजाय प्रश्रय दे रहे हैं। सिया, मैं केवल उसका लिहाज कर रहा हूँ। आप उसे सख्ती से मना करें, अन्यथा वह ऐसे झूठे आश्वासन तले सपने बुनती रहेगी। तुम चिंता न करो, मैं कई महीनों से इस मामले का समाधान ढूंढ रहा हूँ, कल ही देखना। अगले दिन साहिल जल्दी बैंक चला गया। शाम को जब आया तो उसके साथ उसी की उम्र का एक व्यक्ति भी था। सिया प्रसन्न लग रही थी, चाय नाश्ते की व्यवस्था कर रही थी। सुधा को कुछ अटपटा लग रहा था। सुधा, इनसे मिलो, राजेश कुमार, बीडीओ।
नमस्ते, सुधा ने अनमने भाव से कहा। और ये हैं एसडीएम सुधा मेहता, तुम दोनों बातें करो, मैं आया। साहिल ने दोनों का परिचय दिया और किचन में खिसक गया। मैं साहिल से एक समारोह में मिला था, तब से हम दोनों अच्छे मित्र हैं। मुझे उसने आपके बारे में बताया था, तभी से मैं आपसे मिलने को उत्सुक था, राजेश ने कहा। क्या बताया है? सुधा शंकित हो गई। सब कुछ। आप दोनों में घनिष्ठता थी, फिर परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसे कहीं और शादी करनी पड़ी। उसने यह सब आपको क्यों बताया? सुधा व्याकुल हो गई। सुधा जी, जिंदगी अकेले नहीं कटती। मेरे साथ तो कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं दुर्भाग्य भी नहीं कह सकता। जिस लड़की से मेरी शादी हुई वह किसी और को चाहती थी। मैंने भी उसे शादी के बंधन से मुक्त कर दिया। बरसों मेरा रिश्तों से मोह भंग रहा। साहिल से मेरा संपर्क बना रहता है क्योंकि इस शहर में मेरे माता-पिता रहते हैं। उसने मुझे आपके बारे में बताया था, लेकिन क्यों बताया था? और आप पहली ही भेंट में यह सब बातें मुझसे क्यों कर रहे हैं? राजेश चुप था, निश्चित भाव से चाय की चुस्कियाँ लेता रहा। फिर उसने भरपूर दृष्टि से सुधा को देखा। क्या आपको नहीं लगता कि इस घर में आप एक अनिश्चित अतिथि हैं? यह मेरी सगी बहन का घर है, लेकिन आप तो उसके पति को उससे छीनने का प्रयास कर रही हैं। एक बसे-बसाए घर को तोड़ने का प्रयास कर रही है। मैं यह सब कहने का अधिकार आपको नहीं देती। आप हैं कौन और किस हक से ये सारी बातें मुझसे बोल रहे हैं? साहिल मेरा प्रिय मित्र है। उसकी पत्नी और बच्चों के साथ होते अन्याय को रोकना चाहता हूँ। हाउ रविश, बिना सोचे समझे बोले जा रहे हैं। अरे साहिल प्यार करता है मुझसे, मेरे बिना जी नहीं सकता वह। आपको क्या लगता है मैं एक तरफा प्यार कर रही हूँ उससे? वह आपसे प्यार करता था, अब नहीं करता। उसने मुझे इसलिए यहाँ बुलाया ताकि आपकी गृहस्थी बस जाए और उसकी बच जाए। आप मुझे पसंद है, यदि आपके विचार भी नेक हो तो खबर करिएगा। कहते हुए उसने मिठाई का एक टुकड़ा उठा लिया और खाते खाते चला गया। जाते जाते उसे विश करना नहीं भूला। चेहरे पर वही दिल में उतर जाने वाली सदाबहार मुस्कुराहट। सुधा सन बैठी थी, फिर वह उठी और दंदनाती हुई अंदर गई और साहिल पर बरस पड़ी। तो इस तरह तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालने की योजना बनाई। दीदी, तुम उनकी ज़िंदगी में थी कहाँ? एक मृग तृष्णा में जी रही हो तुम। यह जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना अच्छा। ओह, तो तुझे भी जवान मिल गई है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की? तू भूल गई मैंने अपना प्रेमी तुझे खैरात में दी थी। एहसान फरामोश दीदी, तुमने स्वार्थवश इनका साथ छोड़ा और अब उपकार का बदला लेने के बहाने हमारे जीवन में विष घोल रही हो। यदि तुम सचमुच इनसे प्यार करती तो इनकी और इन्हीं की मृतप्राय माँ की इच्छा का सम्मान करती। जब इन्होंने घर बसा लिया, 2 बच्चे हो गए, तो किस हक से यहाँ भागी चली आती हो? सिया के पहली बार के करे रुख पर सुधा आग बबूला हो गई। सिया, थप्पड़ जमा दूंगी तुझे। तेरा पति प्यार करता है मुझे, यूं ही नहीं भागी चली आती। तुझे और तेरे बच्चों को नहीं चाहता वह? चाहे तो पूछ ले मेरे सामने, बिना प्यार की कैसी गृहस्थी? अभी पूछो कौन किसे प्यार करता है? साहिल, बता दो सिया को कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे बिना जी नहीं सकते। सुधा ने आत्मविश्वास से कहा। नहीं सुधा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हारा आगमन सदैव मेरे घर में एक अप्रिय माहौल बना देता है। मेरी बहुत बड़ी गलती यह है कि तुम्हें सच्चाई से अवगत नहीं कराया। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, साहिल ने स्पष्ट स्वर में कहा। आंसू गंगा जमुना से बह चले, अपराध भाव से ग्रस्त साहिल ने कहा। सुधा, राजेश एक बहुत अच्छा इंसान है, उसका हाथ थाम लो। सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया। बिना खाए पिए वह रात भर वहीं पड़ी रही। सिया साहिल रात भर उठ उठ कर उसकी निगरानी करते रहे। सुबह उठते ही सुधा जाने के लिए तैयार हो गई। उसके चेहरे पर अपने ओहदे वाली शक्ति थी। उसने जाते जाते सिया का हाथ थामा। सच्चाई बताने के लिए धन्यवाद, लेकिन यह काम तुम लोगों को पहले ही कर देना चाहिए था। सुधा चली गई। एक शाम राजेश साहिल से मिलने आया। साहिल ने उदासी से कहा, तुम असफल रहा यार। नहीं मानी? नहीं, वह तो मान गई। क्या साहिल? सिया खुशी से चीख पड़े। हाँ, मैंने उसे कई बार फ़ोन किया, मुझसे बात करने को राज़ी नहीं हुई। फिर मैं घर पहुंचा, बड़ी मुश्किल से उसके दीदार हुए। मैंने उससे कहा, आप यह क्यों सोचती है कि दुनिया आपके हिसाब से चलेगी? सबको अपने ढंग से जीने का हक है, आपको भी। ठीक है, तो मुझे अपने ढंग से जीने दे और यहाँ से चले जाए। उसने कहा, चला जाऊँगा, मैं यहाँ रहने थोड़े ही आया हूँ, वापस जा रहा हूँ। बस एक बात कहनी थी आपसे, ज़िंदगी अकेले नहीं काटी जा सकती। मेरे जैसा सुपात्र आपको नहीं मिलेगा। ईर्ष्या देश की भावना में उठाया कदम गलत होगा। ज़िंदगी आपके दरवाजे पर खड़ी है, स्वागत कीजिए उसका। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, आप जाए। उसने कहा। राजेश के रुकने पर साहिल ने पूछा, तू इतनी दूर गया, चाय नाश्ते के लिए भी नहीं पूछा?
नहीं, ऐसे तो उसने मेरी खूब आवभगत की, लेकिन मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मैं लौट आया, होटल में लेटा था। अचानक रात 12 बजे फ़ोन आया। बोली कि वह मेरे प्रस्ताव पर विचार करने को सहमत है, लेकिन वह मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती है। फिर मैंने उसे समझाया कि तुम दोनों ने उसके लिए मुझे पसंद किया है, तो कोई बात तो है मुझ में। उधर सन्नाटा छा गया, फिर फ़ोन कट गया। अगली सुबह जब मैं ट्रेन पकड़ने होटल से निकला, तो सुधा सरकारी जीप में काला चश्मा लगाए बैठी मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। फिर क्या हुआ? सिया और साहिल ने उत्सुकता से पूछा। होना क्या था? बड़ी मुश्किल से उसने स्वीकारा कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और वह हम दोनों के रिश्ते के प्रति सकारात्मक रुख रखती हैं। अरे वाह! फिर तूने क्या कहा? साहिल ने पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुराकर अपनी खुशी का इजहार किया। ज़्यादा कहने पर वह संदेह में पड़ जाती। कुछ सामान्य वार्तालाप के बाद मैं वापस लौट आया। साहिल व सिया खुशी से नाच उठे।